गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है 1 अप्रैल 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लेके आए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ। ये मेरी पर्सनल एक अनाउंसमेंट रहेगी यहाँ पे कि प्रेप आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे ये मेरा लास्ट डीएनए रहेगा। इसके बाद जो है मैं कोई भी डीएनए नहीं करने वाला हूँ बिकॉज आई एम लीविंग प्रेप आईएएस। तो दूसरी फैकल्टी हैं कोई करेंगी, लेकिन मैं इसके बाद नहीं करने वाला हूँ। और ये मेरी तरफ से आपको एक अप्रैल फुल का छोटा सा प्रैंक था 5 सेकंड का। ठीक है, तो मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, प्रेप आईएएस के साथ ही रहूँगा। कोई चिंता करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर आपने किसी के ऊपर आज प्रैंक खेला है कोई तो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, या खेलने का प्लान बना रहे हो तो वो भी बता सकते हो। कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में हो जो हम कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज अप्रैल फूल्स डे है, फन करें, चिल करें, लेकिन पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। ऐसा ना हो कि सारा दिन आपका प्रैंक के प्लानिंग करने में ही चला जाए, पढ़ाई भी ज़रूरी है। चलिए जी, तो आज सैटरडे का दिन है, आज टेक्स्ट सेक्शन नहीं आता है। आज यूजुअली हम लोग आर्टिकल ही करेंगे और मोस्टली आर्टिकल यहाँ पे रिपीटेड हैं आज, तो एक छोटी सी रिवीजन हो जाएगी। तो आज मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका एनालिसिस में, थोड़ा थोड़ा करके निकलेंगे क्योंकि सब टॉपिक हम लोग पहले कर चुके हैं। तो पहला टॉपिक इंडिया के बारे में आएगा और नाटो के बारे में आएगा। और नाटो जो है वो इंडिया के साथ कोऑपरेशन करना चाहता है। ये वाला वो नाटो नाटो नहीं है जिसको ऑस्कर मिला है, तो ये दूसरा नाटो है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है मामला, पूरे इसके बारे में बात करेंगे हम लोग डेफिनेटली। उसके अलावा इंडिया रशिया के रिलेशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि देर आर सम स्टेटमेंट्स फ्रॉम द रशियन साइड ऑल्सो। दे वो कह रहे हैं कि भाई चाइना और इंडिया के साथ हम लोग रिलेशन इंक्रीज करेंगे। तो बेसिकली दोनों न्यूज़ हम एक साथ ही करने वाले हैं। उसके अलावा वी हैव वन आर्टिकल विच इज़ अबाउट पीएम मित्रा। ये स्कीम क्या है, कैसे काम करती है और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये बारे में बात करेंगे। अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी काम आ सकता है आपके। उसके अलावा कुछ इकोनॉमिक टर्म्स हम यहाँ पे जानेंगे। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। देखिए, जिन स्टूडेंट्स को ये पता है, आप बेसिक कर चुके हो, तो आप ये आर्टिकल छोड़ सकते हो, ये न्यूज़ बेसिकली आप स्किप कर सकते हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो नए प्लेटफॉर्म पे आए हैं या अभी शुरुआत की है, जिन्होंने प्रिपरेशन करने की यूपीएससी की, तो उनके लिए जो है इकोनॉमी वाले आर्टिकल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, आपको मैं बताता चलूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जब इनिशियली तैयारी करने आते हो एग्जाम की प्रिपरेशन की, तो थोड़े समय के लिए आप इकोनॉमी वाले आर्टिकल्स को स्किप कर सकते हो। क्योंकि क्या रहता है ना, इकोनॉमी में बहुत सारी नई नई टर्म्स आती रहती हैं। अगर आपको वो टर्म्स का मतलब नहीं पता है तो आप आर्टिकल की सेंस नहीं बना सकते। तो इट्स बेटर कि आप पहले अपना सा बेसिक्स क्लियर करें, इंटरनेट के थ्रू या अपनी एनसीईआरटीज़ हैं जो बेसिक बुक्स हैं, वहाँ से इकोनॉमी टर्म्स कम से कम दिमाग में होनी चाहिए कि अच्छा इसका यार ये मतलब होता है, तभी आर्टिकल समझ में आएगा। अदरवाइज जब इकोनॉमिक आर्टिकल पढ़ने लगोगे, दिमाग में कुछ आएगा नहीं, डिमोरलाइज हो जाओगे, तैयारी छोड़ के चले जाओगे। तो थोड़ा सा स्पेस दें अभी, ठीक है, थोड़ा सा इकोनॉमी आर्टिकल को आप छोड़ सकते हो। टफ तो है, नो डाउट, ईजी तो नहीं है। ईजी होता तो हर कोई कर रहा होता। आपने डिसाइड किया है करने का, तो ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू बी टफ। खैर, तो बात ये है कि नाटो ये चाहता है कि हम लोग इंडिया के साथ जो है थोड़ी सी स्ट्रोंग जो है यहाँ पे टाइज करेंगे। हाँ, तो ऊपर जा रहे थे हम लोग बेसिकली। लिथियम ट्रायंगल क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। सेमीकंडक्टर फैब्स इन इंडिया, एडिटोरियल है छोटा सा, और हार्डली मतलब मैंने देखा है कि द हिंदू में इतना छोटा एडिटोरियल आता है। पर थोड़ा बात कर सकते हैं। एक दो आर्टिकल और जो था वो भी मुझे ऐसे फालतू का लगा, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। यस, वी हैव इंक्लूडेड सम एमसीक्यूज टुडे। खैर चलो, पहले टॉपिक पे बढ़ते हैं। नाटो इज ओपन टू स्ट्रोंगर टाइज विद इंडिया, सेज यूएस एनवॉय। तो भैया, यूएस के एनवॉय हैं, उन्होंने एक वर्चुअल प्रेस ब्रीफिंग किया था और उसमें उन्होंने ये कहा कि नाटो पूरी तरह से ओपन है इंडिया के साथ अपने रिलेशन को डीप करने के लिए। मतलब भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नाटो इज गोइंग टू बी मोर देन हैप्पी। ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं फॉरेन पॉलिसी में, इससे इंटेंशंस पता चलती हैं आपकी, है ना। नाटो इज मोर देन हैप्पी टू सिट डाउन एनी टाइम विद इंडिया। मतलब भैया, आप बस एक ग्रीन सिग्नल दीजिए, हम आपको ना बाहें खोल के तैयार खड़े हैं। आइए, एम्ब्रेस कीजिए और नाटो के साथ कोलैबोरेशन कीजिए। देखिए, इंडिया नाटो का मेंबर तो खैर नहीं बनेगा और ना ही वो हमें इनवाइट करेंगे, और हम बनना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि हम किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है। लेकिन नाटो अगर ये कह रहा है कि हम लोग इंडिया के साथ जो है नाटो नाटो डांस करना चाहते हैं, तो इसका मतलब यही है कि भाई, इंडिया कितना इंपॉर्टेंट पार्टनर हो चुका है यूएसए के साथ और यूरोपियन कंट्री के साथ। गाइस देखिए, सीधी सी बात है, आपको रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वायरमेंट है ना। तो हाथ मिलाएंगे तभी काम चलेगा। इंडो पैसिफिक की जब हम लोग बात करते हैं, इंडियन ओशन की जब हम लोग बात करते हैं, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर में आ गया है। पहले क्या हुआ करता था, प्रायोरिटी में क्या होता था, मिडल ईस्ट। अब मिडल ईस्ट प्रायोरिटी में नहीं है, अब प्रायोरिटी में क्या है, साउथ चाइना सी।
पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, यूक्रेन। तो इंडिया जो है, जब हम लोग पैसिफिक की बात करते हैं, इंडियन ओशन की बात करते हैं, इंडिया इज़ अ वेरी प्राइमरी प्लेयर देयर। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हमारे साथ कोलैबोरेशन करें। इस बार जो रायसीना डायलॉग हुआ था अभी लास्ट मंथ, उसमें भी उन्होंने ऐसी ही बातें बोली। तो नाटो चाहता है कि भाई प्यार मोहब्बत थोड़ा सा आगे जाए, बढ़े। और नाटो के अंदर एक और अपडेट है, जल्दी ही फिनलैंड, इसी हफ्ते बेसिकली फिनलैंड जो है नाटो का ऑफिशियल मेंबर बन जाएगा। तो नाटो के अंदर इस समय जो है टोटल 30 कंट्रीज हैं, एंड फिनलैंड इज गोइंग टू बी द 31st कंट्री है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्यों है फिनलैंड? ये इंपॉर्टेंट ये है, इसीलिए है कि आप देखिए यहाँ पे आपका आता है फिनलैंड, ठीक है जी, और इधर है आपका रशिया। मोर देन 1300 किलोमीटर की बाउंड्री फिनलैंड शेयर करता है रशिया के साथ। और अगर फिनलैंड नाटो का मेंबर बन जाता है तो रशिया के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो सकता है। रशिया ने तो पहले कई बार धमकी दिया है कि भैया मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, लेकिन नाटो आगे बढ़ रहा है तो ये गलती भी हो सकती है बहुत बड़ी नाटो के लिए, क्योंकि देखो यार ऐसा रहता है ना कि मिस्टर जो पुतिन है उनको आप ना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या एक्शन लेंगे, उनका कोई भरोसा नहीं है। कहते कुछ हो रहा है, करते कुछ हो रहा है, और बहुत बार जो कहते हैं लोगों को लगता है कि वो ब्लफ कर रहे हैं, लेकिन वो कर देते हैं। तो ही इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल मैन। तो वी विल नेवर नो। उन्होंने पहले ही बोला था कि फिनलैंड अगर नाटो का मेंबर बनेगा तो भाई गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि 1300 और फिनलैंड की जो आर्मी वगैरह है वो भी कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो फिनलैंड डरा हुआ है कि जो हाल जो है यूक्रेन का हो रहा है कहीं वो मेरा ना हो जाए, है ना। पुतिन को कल को लगे कि भाई मुझे अपना देश की बाउंड्री बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है, पता लगे धीरे से फिनलैंड के अंदर घुस गए, हो भी सकता है, वी नेवर नो। सो दैट इज वाई फिनलैंड ऑल्सो वांट्स अ सिक्योरिटी फॉर दिस डे। एंड फिनलैंड एंड स्वीडन बेसिकली दे बोथ शोड इंटरेस्ट टू ज्वाइन नाटो, और दोनों ने एप्लीकेशन दिया था नाटो को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन स्वीडन की एप्लीकेशन को फिलहाल एक्सेप्ट नहीं किया गया है। फिनलैंड की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। कौन एक्सेप्ट करता है ये एप्लीकेशन? बेसिकली नाटो के अंदर जितने मेंबर होते हैं ना, वो कंसेंसस के थ्रू जो है वो सिलेक्ट करते हैं। कंसेंसस मतलब एवरी कंट्री शुड अग्री। एक कंट्री ने भी अगर मना कर दिया तो आप मेंबर नहीं बन सकते। स्वीडन और फिनलैंड की जो मेंबरशिप है उसको अपोज कौन कर रहा है? टर्की। क्योंकि टर्की के अंदर कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो एंटी गवर्नमेंट काम करते हैं, एंड टर्की हैज डिक्लेयर्ड देम एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। उनके बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं, दे बीन स्टेइंग इन स्वीडन एंड फिनलैंड, और वहाँ की गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। इसकी वजह से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी टर्की और फिनलैंड ने आपस में अग्रीमेंट कर लिया है, और वो जो प्रोटेक्शन दी जा रही थी वो नहीं हो रही है। बट देर आर स्टिल मैनी लीडर्स फ्रॉम टर्की हु आर लिविंग इन स्वीडन, और उनको स्वीडन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे। तो वो इस बार टर्की ने जो है अग्री बेसिकली यहाँ पे कर लिया है। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया यहाँ पे होना चाहिए कि क्या जो है यहाँ पे सीन चल रहा है। बाकी जो रिएक्शन होगा रशिया का वो तो सामने आएगा ही, खैर बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आने वाला है, सब वेट कर रहे हैं उस चीज़ का क्या रहेगा। नाटो के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। नाटो इज़ बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस। देखिए मिलिट्री अलायंस है, ये इकोनॉमिक अलायंस नहीं है, ठीक है, ये मिलिट्री अलायंस है। एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन अप्रैल 4 1949। तो मतलब 3 दिन ही बचे हुए हैं, ठीक है। अप्रैल 4 को इसको कर दिया गया था। इट्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। राइट नाउ देर आर 30 कंट्रीज, ठीक है। और लेटेस्ट जो कंट्री था दैट वाज मोंटेनिग्रो इन 2017। इसका पर्पस क्या है? कलेक्टिव डिफेंस। मतलब ये दोस्तों का ग्रुप है। अगर आप किसी एक भी फ्रेंड के ऊपर अटैक करते हो तो ये माना जाएगा आपने सबके ऊपर अटैक किया है। तो मतलब मेरे दोस्त को थप्पड़ मारने से पहले तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ये बेसिकली इसका मेन प्रिंसिपल होता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में है। फंडिंग वगैरह सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। हालांकि जो मैक्सिमम फंडिंग है यूनाइटेड स्टेट से आती है। बहुत कम फंडिंग जो है दूसरी कंट्री से आती है। और कई बार खासकर जो ट्रम्प भाई साहब थे, आ, वो तो बहुत बार यूरोपियन कंट्री को बोल चुके थे, धमकी भी दे चुका था कि आप अपनी फंडिंग बढ़ाइए, भैया सारे का सारा बोझ जो है यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो होता है ना कि 5-6 लड़कों का फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, इसमें से एक जो फ्रेंड होता है वो काफ़ी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है, मे बी कोई पॉलिटिकल फैमिली या बिजनेस फैमिली, है ना। तो वो सारे ग्रुप्स की जो पार्टी वार्टी होती हैं उसका खर्चा उठाता है ना। कहीं पे ट्रिप पे जाना हो, गाड़ी में तेल डलवाना हो तो यूजुअली इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ये कह रहा है कि भैया मैं कब तक तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊंगा? जब सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा तुम भी कंट्रीब्यूट करो यार अपने हिसाब से। लेकिन अगर आप देखें यूरोपियन कंट्री का जो बजट है, डिफेंस बजट, एक्सेप्ट जर्मनी और सम अदर कंट्रीज, फ्रांस फ्रांस, उनको छोड़ के बाकी कंट्री हैं वो मोस्टली यूएसए के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। लेकिन अभी थोड़ा सिनेरियो चेंज हो रहा है यूक्रेन के बाद। कंट्रीज़ को आइडिया लग गया कि भाई
रशिया कुछ भी कर सकता है ना। कई सारे ऑपरेशन किए गए नाटो के द्वारा पास्ट में, अफगानिस्तान, सोमालिया, कोसोवो, देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑपरेशन ऑल्सो, है ना। पार्टनरशिप की जहाँ तक बात करें तो जो मेडिटेरेनियन डायलॉग है और पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्राम, ठीक है, ये कुछ इस तरह की पार्टनरशिप्स वहाँ पे की जाती हैं। क्रिटिसिज्म तो ऑफ कोर्स नाटो का हमेशा रहेगा। कोल्ड वॉर मेंटेलिटी कहा जाता है, और है भी ऑफ कोर्स। व्हेन देयर वाज दिस राइवलरी गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड अमेरिका, तो अमेरिका एंड रशिया बोथ मेड देयर ओन ग्रुप्स एंड नाटो वाज द ग्रुप विच वाज लेड बाय अमेरिका, एंड वर्सो पैक्ट which was led by Russia. Warsaw is the capital of Poland, but right now Poland is a member of NATO. तो ये उल्टा हो गया। एंड 1991 में व्हेन रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो वर्सो वगैरह तो वैसे पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन नाटो स्टिल कंटिन्यूड। एंड उस समय भी नाटो को क्रिटिसाइज किया गया था कि भैया जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया है तो फिर नाटो को कंटिन्यू करने का क्या मतलब है। अमेरिका ने कहा कि मुझे रशिया की नीयत के ऊपर 1% भी भरोसा नहीं है, ये कभी कुछ भी कर सकता है, इसलिए आई नीड नाटो टू बी कंटिन्यूड। और ऐसा ही हुआ। अभी आपने देखा 2014 में क्रीमिया वाज अनेक्स्ड बाय रशिया, अभी 2022 के अंदर यूक्रेन वाज अटैक्ड बाय रशिया। तो दोज थिंग्स आर हैपनिंग देयर, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। देयर आर 30 कंट्रीज, ठीक है, आप इनके नाम वगैरह भी यहाँ पे देख सकते हो। चलिए जी। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो है यूपीएससी में कई बार सवाल पूछे गए हैं। ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। देखिए नाटो के बारे में ऑलरेडी देयर इज़ वन क्वेश्चन इन यूपीएससी 2016 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। और उसके अलावा लाइक वर्सो वासेनर अग्रीमेंट, ठीक है, इसके लिए वी एंड ऑस्ट्रेलिया ग्रुप वी हैव अनदर क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन 2011। दोनों क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करें, कल जो है आपको इसका आंसर मैं दे दूंगा। चलिए जी। रशिया प्रोमिसेस टू डीपन स्ट्रेटेजिक। अब भैया देखो इंडिया को जो है सभी अपनी साइड में करना चाहते हैं, ऊपर नाटो आपने देखा ही है, ठीक है। अब देखो रशिया भी कह रहा है कि वी वांट टू डीपन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया। हालांकि हमारे पहले से ही गहरे रिश्ते हैं, लेकिन इंडिया और रशिया के अगर आप रिश्तों की बात करो तो वो मोस्टली जो है डिफेंस के आसपास ही घूमते हैं। ट्रेड व्रेड हमारे बीच में ज़्यादा नहीं होता है, ना ही हमारे बीच में ज़्यादा स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स होते हैं। डिफेंस ट्रेड होता है, और ये इंडिया का बहुत शुरू से ही हो रहा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान वाज मच क्लोजर टू यूएसए। इंडिया जो है वो रशिया वाले पाले में चला गया। हालांकि ओपनली वी फॉलो दिस न्यूट्रलिटी पॉलिसी, बट स्टिल हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, खासकर नेहरू जी, ही वॉज लाइक वेरी इंप्रेस्ड विद द सोशलिस्टिक आइडिया। तो वी नेचुरली बिकेम अलाइव विद रशिया, और रशिया ने हमारी बहुत हेल्प किया है पास्ट में, नो डाउट, आपको अच्छे से पता है। बट रशिया चाहता है कि भाई जिस तरह से माहौल ख़राब हो रहा है, तो इंडिया एंड चाइना आर आवर फ्रेंड्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, रशिया ने कहा है इंडिया एंड चाइना आर फ्रेंडली सोवरेन ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर। तो इंडिया इज ऑल्सो अ ग्लोबल सेंटर ऑफ पावर। आज के समय में इंडिया की पावर को, इंपॉर्टेंस को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। हालांकि इंडियन जो इंटरनेशनल ट्रेड की बात आती है तो इंडिया का परसेंटेज हार्डली 2-3%, बट स्टिल वी आर अ बिग प्लेयर, है ना। स्ट्रेटेजिक जो हमारी लोकेशन है, जो हमारा विजन है, वी आर अ डेमोक्रेसी ऑल्सो, तो ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो वो चाहते हैं कि भैया वॉल्यूम ऑफ ट्रेड भी इंक्रीज़ करेंगे फ्यूचर में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह, वो सब हम लोग इम्प्रूव करेंगे। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो है रशिया ने यहाँ पे बात किया है। FTP expands export promotion scheme to the include PM मित्रा। FT का मतलब होता है दोस्तों फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। देखिए हर 5 साल के बाद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अपनी चेंज होती है, तो उसके अंदर कुछ नए ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, ठीक है, वो सब कुछ टारगेट सेट किए जाते हैं। तो इस बार जो न्यू फॉरेन पॉलिसी, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हम लोग ने बनाई है, इसके अंदर PM मित्रा मतलब प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल पार्क्स। अपैरल मतलब कपड़ा, ठीक है, टेक्सटाइल मतलब वही जो कपड़ा वगैरह बनाया जाता है, सारी चीज़ें वो सब यहाँ पे आएगा, ठीक है। स्कीम एज एन एडिशनल स्कीम एलिजिबल फॉर द बेनिफिट एज कॉमन सर्विस प्रोवाइडर अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम। तो हमारे पास एक एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम है, जिसके तहत हम लोग ऐसी मैन्युफैक्चरिंग को, चाहे वो गुड्स हो, इवन चाहे सर्विसेज क्यों ना हो, उनको प्रमोट करते हैं जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती हैं। क्योंकि एक्सपोर्ट भैया आप अगर करोगे तो आपको क्या मिलता है, यू गेट डॉलर्स, है ना। आप अमेरिका में, यूरोप में कहीं कुछ भी एक्सपोर्ट करिए, डॉलर आता है, और डॉलर की हमें रिक्वायरमेंट है। तो व्हाट इज दिस PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, PM मित्रा फुल फॉर्म होती है इसकी। तो PM मित्रा स्कीम ये कहती है
कि भैया वी आर गोइंग टू बिल्ड वेरी वेरी बिग टेक्सटाइल मेगा पार्क्स, और सब कुछ यहाँ पे होगा। जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं ना, आप वहाँ पे जो मर्जी ले लीजिए। आप आपको फूड खाना है, आप फूड कोर्ट चले जाइए। कपड़े खरीदने हैं, कपड़े खरीद लीजिए। आपको जो है खेलना है, तो वहाँ पे खेलने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मूवी देखनी है, आप तो मूवी देख लीजिए। तो सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट की, आपकी कंजप्शन की, आपको एक ही जगह पे मिल जाती है। सब्जी लेनी है, आप वो भी ले लीजिए, है ना। सब कुछ आपको एक ही शॉपिंग मॉल में मिलता है। तो ये बेसिकली जो टेक्सटाइल पार्क हैं, वो ऐसे ही होंगे। दे आर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क। एवरीथिंग वुड बी डन इन अ सिंगल फैक्ट्री और अ सिंगल लोकेशन। जैसे स्पिनिंग करना है, वहाँ करिए। वीविंग करनी है, प्रोसेसिंग करनी है, डाइंग करनी है, प्रिंटिंग करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, डिज़ाइनिंग करनी है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डन एट अ सिंगल लार्ज फैक्ट्री और सिंगल लार्ज एस्टेब्लिशमेंट। इसे कहते हैं हम लोग पीएम मित्रा। इसका जो किस चीज़ से इंस्पायर्ड है, 5F, ये आपको याद करना है, प्रीलिम्स से पूछेगा। व्हाट इज 5F विजन? फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। 1 2 3 4 5, 5F है। फार्म मतलब खेत। खेत से कहाँ लेके आना है, उसको फैक्ट्री में लेके आना है। फैक्ट्री में लेके आओगे तो उससे फाइबर बनेगा। उस फाइबर को फिर दूसरी मतलब फैक्ट्री के अंदर ही आप एस्टेब्लिशमेंट में लेके जाओगे, और फिर जो फैशन के हिसाब से आप उसको डिज़ाइन करोगे, और डिज़ाइन करने के बाद मैन्युफैक्चर करने के बाद फॉरेन कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर दोगे। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि इसकी वजह से क्या होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। जो आप ट्रांसपोर्ट करते हो, अपलोडिंग डाउनलोडिंग वो सब करते हो, तो वो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। 1 लाख डायरेक्ट और 2 लाख जो है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। और ये बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री होंगी, लाइक मोर देन 1000+ एकड़ ज़मीन पे जो है इसको बनाया जाएगा। और काफ़ी पैसा वैसा भी दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। 200 करोड़ रुपए फॉर ब्राउन फील्ड पार्क एंड 500 रुपीज़ फॉर द ग्रीन फील्ड पार्क। क्या होता है ये ब्राउन फील्ड ग्रीन फील्ड, क्या है भाई ये? देखिए, जब आप स्क्रैच से, बिल्कुल स्क्रैच से, जंगल काट के खेत से आप कोई फैक्ट्री बनाते हो, कोई प्रोजेक्ट करते हो, उसे ग्रीन फील्ड कहा जाता है। जब कोई पहले से ही कुछ बना हुआ हो, आपने उसको अपडेट करना है, उसे कह रहा है ब्राउन फील्ड कहा जाता है। ठीक है, तो ब्राउन फील्ड के लिए 200 करोड़, ग्रीन फील्ड के लिए 500 करोड़ फिलहाल हम लोग ये करेंगे। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे जो है इसको किया जाएगा। इसके अंदर एक वर्ड का यूज़ हुआ था जिसे हम लोगों ने कहा था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, वैसे आपको मैंने बता दिया था। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर ऑलरेडी कई सारी स्कीम्स चल रही हैं, और वो ये क्या करना चाहती हैं, दे वांट टू प्रमोट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया सो दैट वी कैन गेट मोर फॉरेक्स। तो निर्यात बंधु स्कीम, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, इसका वर्ड जो है ऊपर इसका जिक्र किया गया है ऊपर आर्टिकल के अंदर। तो इसमें होता क्या है, जो कैपिटल गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स समझ रहे हो ना, जैसे मशीनरी, है ना, व्हीकल्स, ये सब कैपिटल गुड्स होते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें जो होती हैं, ये कैपिटल गुड्स फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं। तो इंडिया के अंदर हम लोग ऐसी फैक्ट्रीज़ को, ऐसी कंपनीज़ को, कॉरपोरेशंस को प्रमोट करते हैं जो कि बाहर से कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करती हैं। बिकॉज जब कैपिटल गुड इंडिया में आएंगी तो ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू लीड मोर प्रोडक्शन, और वो जो प्रोडक्शन करेंगे इट विल लीड टू मोर एक्सपोर्ट। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मेजर जो फोकस है एक्सपोर्ट के ऊपर ही है। ये थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हो, बाकी आप सेल्फ स्टडी थोड़ा सा कर सकते हैं। फिस्कल डेफिसिट टच्ड 82.8% ऑफ द फुल ईयर टारगेट इन फेब। करंट अकाउंट डेफिसिट नैरोज टू 2.2% ऑफ द जीडीपी इन थर्ड क्वार्टर। क्वार्टर मतलब समझते हो ना? हाँ, ये वो वाला क्वार्टर नहीं जो आपके दिमाग में है, ये क्वार्टर है ईयरली क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर मीन्स 1/4। और हमारे साल में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स। तो एक क्वार्टर में कितने महीने होंगे? 3 मंथ्स। और इंडिया का फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? अप्रैल। तो अप्रैल मई जून, दिस इज फर्स्ट क्वार्टर। जुलाई अगस्त सितंबर, सेकंड क्वार्टर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, थर्ड क्वार्टर। जनवरी फरवरी और मार्च, फोर्थ क्वार्टर। ये इस तरह से चलते हैं। तो वो कह रहा है कि जीडीपी, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो थोड़ा रिड्यूस हुआ है 2.2% इन द थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर मतलब ये वाला, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। ठीक है, अब ये क्या है, ये टर्म्स फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, थोड़ा सा आपको बताता चलता हूँ। डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ योर स्टैटिक स्टडीज़। करंट अफेयर में इतना स्कोप नहीं होता है, बट स्टिल जो गवर्नमेंट की इनकम होती है और जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। ये सरप्लस भी हो सकता है अगर गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमेशा डेफिसिट ही होगा, इट कैन बी
फिजिकल सरप्लस ऑल्सो। लेकिन अगर गवर्नमेंट की इनकम कम है और गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू बी डेफिसिट। इंडिया वाले केस में इट इज़ डेफिसिट। यार हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारी इनकम कम है, एक्सपोर्ट ज़्यादा, एक्सपेंडिचर हम लोग ज़्यादा करते हैं, इतनी सारी वेलफेयर स्कीम्स हम लोग यहाँ पे चलाते हैं, सब्सिडीज़ देते हैं, खर्चा तो होता ही है ना यार। इनकम ज़्यादा नहीं है। आज भी इंडिया में बहुत कम लोग जो है इनकम टैक्स पे करते हैं, और या बिकॉज टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस और ब्लैक मनी, ब्लैक मार्केट, अंडरग्राउंड मार्केट, वो अभी भी बहुत चलता है इंडिया में। तो एक्सपेंडिचर और जो इनकम होती है उसके बीच का डिफरेंस होता है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, आपकी आमदनी कितनी है? 1000 रुपये, आपका खर्चा कितना है? 1200 रुपये। ये 200 रुपीज़ इज द फिजिकल डेफिसिट। अब आप खर्चा करोगे 1200 रुपये, तो आपको पैसा तो पे करना पड़ेगा ना। वो आपकी पॉकेट मनी 1000 रुपीज़ है, आपने खर्चा कर दिया 1200 रुपये, तो 200 रुपये किसी फ्रेंड से उधार लोगे, बोरो करोगे। तो फिजिकल डेफिसिट से ये पता चलता है कि हाउ मच मनी अ कंट्री इज एक्चुअली बोरोइंग। जैसे आपने 200 रुपीज़ बोरो किया, किसी फ्रेंड से बोरो किया, ऐसे ही हम लोग भी बोरो करते हैं, गवर्नमेंट भी बोरो करती है। कहाँ से बोरो करती है? या तो आरबीआई को बोलेगी, या फिर वो पब्लिक को बोलेगी पैसा दे दो भैया मुझे, या बैंक्स को बोलेगी। कभी कभी जो है इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे भी बोल सकती है। तो देर आर मैनी वेज टू बोरो मनी। ठीक है, तो वो सब किया जाता है। हमारा जो FRBM एक्ट है 2003, एज पर दैट फिजिकल डेफिसिट शुड बी 3% ऑफ द GDP। ठीक है, चलिए। एंड देन वी हैव करंट अकाउंट डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट को समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द ट्रेड ऑफ एनी कंट्री विद द आउटसाइड वर्ल्ड। इंडिया विदेशों के साथ जो भी एक्सचेंज करता है ना, डॉलर में, फॉरेन करेंसी में, वो सब बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। आप इंपोर्ट करिए, आप एक्सपोर्ट करिए, डजेंट मैटर। ठीक है, बट अगर आप विदेशी करेंसी में डील कर रहे हो तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज कैपिटल एंड अनदर इज करंट अकाउंट, अनदर इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट लॉन्ग टर्म अकाउंट होता है, करंट अकाउंट जो है शॉर्ट टर्म अकाउंट होता है, जिसमें हम लोग गुड्स वगैरह को, सर्विसेज को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट भी होती है, जैसे रेमिटेंस वगैरह हो गए, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है ना। सर्विसेज वगैरह में आप ट्रेड करते हो, आईटी वाईटी सेक्टर में, वो सब यहाँ पे आता है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म वगैरह सब यहाँ पे आ गया। ट्रेड इन सर्विसेज एंड ट्रेड इन गुड्स, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इन तीनों को मिला के जो भी हम लोग विदेशों के साथ एक्सचेंज करते हैं उसे हम लोग करंट अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, अगर इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है तो दिस इज करंट अकाउंट डेफिसिट। और अगर इंडिया इंपोर्ट कम करता है और एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, दिस इज करंट अकाउंट सरप्लस। बट हम लोग तो हमेशा करंट अकाउंट डेफिसिट में ही रहते हैं, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते हैं चीज़ें, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, चलिए। और यहाँ से जो है देयर आर टू क्वेश्चंस ऑलरेडी आस्क्ड इन द यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स, एज यू कैन क्लियरली सी। 2014 में देयर इज दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट, सो वन क्वेश्चन इज देयर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ कैपिटल अकाउंट, सो अनदर इज देयर। तो इफ़ यू आर वेल वर्स्ड, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है अपना स्टैटिक पोर्शन, तो आप इसको क्लियरली आंसर कर सकते हो। यूपीएससी के ही क्वेश्चन है। थोड़ा इकोनॉमी आपने पढ़ा हुआ है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करें। ऑस्ट्रेलिया सीक्स डाइवर्सिफाइड मार्केट फॉर द लिथियम एक्सपोर्ट। आपको ये बताता चलूँ कि भैया ऑस्ट्रेलिया इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ लिथियम। बट ऑस्ट्रेलिया का जो मैक्सिमम लिथियम है वो कहाँ जाता है? वो जाता है चाइना के अंदर, क्योंकि चाइना के अंदर लिथियम आयन बैटरी की जो इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वर्ल्ड का 65 से लेकर 70% जो लिथियम है वो चाइना में ही जा रहा है। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया सोच रहा है कि वो अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करे, एज वी वेरी वेल नो दैट रिलेशन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना आर एक्चुअली गेटिंग डिटीरियोरेटेड डे बाय डे। सो इसलिए ऑस्ट्रेलिया इज लुकिंग फॉर अदर मार्केट्स ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट यूएसए ने भी एक अपनी स्कीम बनाई है, और यूएसए चाहता है कि जो उसकी कंट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, बैटरीज की जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो अमेरिका में ही हो। ठीक है, और अमेरिका एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हैवी सब्सिडी भी दे रहा है ऐसी कंपनीज को जो अमेरिका में प्रोड्यूस करती हैं। तो यार अमेरिका अगर सब्सिडी देगा तो ऑफ कोर्स कंपनीज अमेरिका की तरफ जाएंगी, इंडिया की तरफ क्यों आएंगी? हमारी सब्सिडी अमेरिका की सब्सिडी में तो फ़र्क होता है ना, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम लोग अगर 10 बिलियन की देंगे तो वो 500 बिलियन की देंगे, इकोनॉमी में ही बहुत फ़र्क होता है। तो दैट इज़ वाई व्हाट इज़ हैपनिंग, मैनी कंपनीज फ्रॉम साउथ कोरिया वो अमेरिका में नहीं जा रही हैं, क्योंकि अमेरिका सब्सिडी दे रहा है अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को। तो जो साउथ कोरिया के जो व्हीकल्स हैं वो महंगे हो रहे हैं अमेरिका में। तो साउथ कोरिया इज़ एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग दिस मूव, बट ऑस्ट्रेलिया को बड़ा बेनिफिट है इस चीज़ से।
अमेरिका अमेरिका ये कहता है कि जिन कंट्रीज़ के साथ अमेरिका का एफटीए है, फॉरेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो अमेरिका में जाएँ, प्लांट सेटअप करें, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऑस्ट्रेलिया का अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, साउथ कोरिया का नहीं है। तो दैट इज़ व्हाई साउथ कोरिया इज़ क्रिटिसाइजिंग। ऑस्ट्रेलिया को तो मज़ा ही आ रहा है यहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलिया जो है उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहता है। वो अमेरिका को और इंडिया को, दोनों को लिथियम एक्सपोर्ट करना चाहता है, ठीक है? चाइना की मार्केट को थोड़ा-सा रिड्यूस करना चाहता है। तो ये तो हो गया इनका पॉलिटिकल एंगल, इकोनॉमिकल एंगल, जो हमें ऐसा ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है? ये चीज़ें चलती रहती हैं, किसने क्या कहा, क्या नहीं कहा एंड ऑल दैट, इसमें ज़्यादा हम लोग नहीं घुसते हैं। बट लिथियम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेटल हेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेटल हेयर, क्योंकि जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करते हैं तो आने वाला समय भैया इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ही होने वाला है ना? क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इसको तो हम लोग धीरे धीरे ख़त्म ही कर दे रहे हैं। तो लिथियम इज़ एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट मेटल। तो लिथियम आयन बैटरी जो है बनाई जाती हैं, ठीक है? एक्सपोर्टर लार्जेस्ट कौन है? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर आप लिथियम के रिजर्व्स की बात करो तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रिजर्व्स हैं वो कहाँ हैं? इन 3 कंट्रीज़ के अंदर हैं। चिली, चिली, बोलीविया और यहाँ पे आता है अर्जेंटीना, ठीक है? इनको कहा जाता है ट्रायंगल। तो ये एक ऐसा ट्रायंगल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिथियम पाया जाता है, ठीक है? ये देखिए, ये क्या है? ये सॉल्ट है, सॉल्ट। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है उसके अंदर जो है सॉल्ट डिज़ोल्व होता है। उस ग्राउंड वाटर को हम लोग पंप करते हैं, बाहर पंप करके लेके आते हैं और फिर बाद में उसको खुले में छोड़ देते हैं। उसका जब इवेपोरेशन होता है, उस इवेपोरेशन से पीछे क्या रह जाता है? सोल्ट रह जाता है। इस सोल्ट से जो है लिथियम निकाला जाता है। तो ये लिथियम निकालने की प्रोसेस होती है। इट्स नॉट वेरी एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑफ कोर्स, ठीक है? बट वी नीड इट, सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ डन। तो ये जो तीनों कंट्री हैं, चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना, इनको कहा जाता है लिथियम ट्रायंगल। इनके अंदर जो सबसे बड़ी माइन्स हैं वो कहाँ हैं? ये थोड़ा आपने ध्यान देना है, प्रीलिम्स में पूछेगा आपसे। सलार डी यूइनी बोलीविया में, सलार डी अटाकामा चिली, ये तो आपको याद हो सकता है आसानी से क्योंकि अटाकामा इज़ द डेजर्ट इन चिली, तो इसको तो दिक्कत ही नहीं है। ये थोड़ा याद रखना आपने, यूइनी इन बोलीविया एंड सलार डी एरिज़ारो, एरिज़ारो मीन्स अर्जेंटीना। तो अरिज़ारो अर्जेंटीना दोनों ए से स्टार्ट होते हैं, तो ये भी थोड़ा आप इसको देख सकते, ए आर दोनों जगह पे, तो इसको याद करना आसान है। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो जो बचा हुआ है वो ऑफ कोर्स बोलीविया ही रहेगा। तो 45% ऑफ द नॉन ग्लोबल यहाँ पे जो है पाए जाते हैं। जो सलार डी यूनी है, इसके अगर आप ग्राउंड पे जाओगे नीचे तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो है सोल्ट फ्लैट जो है यहाँ पे मिलता है, जिससे हम लोग बाद में लिथियम निकाल लेते हैं, ठीक है? हालांकि बोलीविया इज साउथ अमेरिकाज पोरेस्ट कंट्री, बट स्टिल दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट, मैनी अमेरिकन कंपनीज आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग देयर। लिथियम के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जब इंडिया में J&K के अंदर लिथियम को डिस्कवर किया गया था तब हम लोगों ने आर्टिकल किया था, तो ये थोड़ा पुराना आर्टिकल है, बट आप देख सकते हो लिथियम जो है दुनिया की लाइटेस्ट जो है मेटल मानी जाती है, ठीक है? लाइटेस्ट मेटल मानी जाती है और बहुत सारा यूज़ होता है इसका, इलेक्ट्रिकल बैटरीज में यूज़ होता है, सैरेमिक्स में, ग्लास मेकिंग में, एल्यूमिनियम अलॉय में, मेडिसिन के लिए काफ़ी यूज़ होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर वगैरह के अंदर जो है लिथियम की कैप्सूल्स दी जाती हैं। मूड स्टेबलाइजर होता है और कुछ लोग लिथियम को एज अ ड्रग्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे। ये पुराना आर्टिकल है, बेसिकली आपके पास ये कंटेंट होगा ही, तो इसको तो सच में नहीं करवाऊंगा अभी, ठीक है? इट्स ऑल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, यू कैन क्लियरली स्टडी योरसेल्फ एज वेल। चलिए, so now we have today's editorial which is about India's semiconductor mission might need a compass, ठीक है? तो मिस्टर सौरभ दत्ता चौधरी जी ने ये लिखा है, ही इज करंटली वर्किंग एट द पावर इंटीग्रेशंस नासडाक, अमेरिका में काम कर रहे हैं। ही हैज़ अ 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन। देखिए, सबको पता है कि इंडिया में फैब्रिकेशन मतलब जो फैब्स हैं, फैब्स का मतलब होता है सेमीकंडक्टर लैब जो होती है उसे फैब बोला जाता है। इंडिया में ना बहुत कम सेमीकंडक्टर जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया में एक ही कंपनी है अभी फ़िलहाल के टाइम पे जिसे कहा जाता है SCL, सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी, जो कि मोहाली के अंदर है। इसे 1983 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है? तो शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी इंडिया में, प्री लिबरलाइज्ड इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं ना। 1991 में तो इंडिया लिबरलाइज हो गया था, उससे पहले की बात है।
तो कई सारी कंपनी ऐसी हैं जैसे कैल्ट्रॉन, उपट्रॉन, वेबल एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसके साथ हम लोग कुछ कोलैबोरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी थोड़े समय पहले जब देवास के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जब मीटिंग वीटिंग हुआ था, वो सब करके वहाँ पे भी इंडियन ऑफिशियल्स ने जो है इंटेल जो कंपनी है ना, आपके अंदर जो लैपटॉप वगैरह होता है उसके अंदर जो मदरबोर्ड वगैरह होता है, वो जो सब चीज़ें होती हैं, वो इंटेल जो है उसको बनाता है। तो इंटेल इज़ एक्चुअली वन ऑफ द लार्जेस्ट सेमी कंडक्टर मेकिंग कंपनी। तो इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं, दे वर हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद द इंटेल ऑफिशियल्स, और दे वांटेड इंटेल कंपनी टू इन्वेस्ट इन इंडिया, और इंडिया की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए उनको हम लोग मनाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, 1 मिनट, मनाने की कोशिश कर रहे थे, बट आई डोंट थिंक सो इंटेल इंडिया में अभी रिसेंटली आ रहा है, क्योंकि यूएस से सब्सिडी दे रहा है भाई। तो यूएस से अगर सब्सिडी देता है तो मोस्टली जो है वहीं पे जाते हैं, बट एनीवेज। तो बट रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडियन people from the department of commerce, they were also having some sort of conversation, and they were trying to actually establish this memorandum of understanding कि भैया हम लोग अमेरिका के साथ मिलके कुछ सेमीकंडक्टर के फील्ड में कर सकते हैं क्या। ठीक है, और हम लोगों ने एक अग्रीमेंट किया भी है दिसंबर 2021 में। हालांकि इसके ऊपर कुछ खास काम हुआ नहीं है, बट स्टिल वी हैव दिस अग्रीमेंट, एंड इंटेल इज़ द सेंटर में है। इंटेल, अभी इंटेल के आसपास चीज़ें घूम रही हैं। हम चाहते हैं कि इंटेल इंडिया में आए, अमेरिका चाहता है कि अमेरिका में जाए। हालांकि अमेरिका में ऑलरेडी है इंटेल, बट हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे कुछ माहौल बने। माहौल तो बन जाता है इंडिया में। तो बेसिकली 1983 में जब हम लोगों ने एचसीएल को एस्टेब्लिश किया था, लेकिन उस समय गड़बड़ ये हो गया, एक तो सरकार के पास ज़्यादा पैसा था नहीं, तो ऐसा नहीं हो पाया कि हम लोग इन्वेस्ट कर दें। हमारे पास अच्छे ट्रेंड मैन पावर भी नहीं थी। ठीक है, तो वो सब नहीं हो पाया, और फिर जो है इसमें आग लग गई। ये भी बड़ा गलत हुआ। 1989 में इसके अंदर आग लग गई, तो मोस्टली चीज़ें जल गई, तो इसको दोबारा से एस्टेब्लिश करना पड़ा। लेकिन अभी तक एचसीएल जो इंडिया में बनाती है सेमीकंडक्टर चिप्स, वो बेसिकली लार्ज चिप्स बनाती है, बड़ी बड़ी चिप्स बनाती है। लेकिन आज के समय में जो ज़माना है वो छोटी चिप्स का है। तो इसरो के लिए, रेलवे मिनिस्ट्री वगैरह के लिए ये चिप्स बनाती है, बट स्टिल काफ़ी एडवांस नहीं है, अभी बहुत इनिशियल लेवल पे है। तो क्या कर सकते हैं? एक तो सरकार ने क्या किया, जो पहले एचसीएल था ना, वो स्पेस डिपार्टमेंट के अंदर में था, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, हम इसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर लेके आएंगे। तो पहले तो ये किया। इंटेल के साथ कोलैबोरेट किया जा सकता है किसी लेवल पे, ताकि कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह भैया यहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो जाए। उसके अलावा जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है, जो हमारे एचसीएल के अंदर लोग काम करते हैं, उनके टैलेंट को हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हैं, ताकि कुछ ना कुछ भैया वो बाहर से सीख के आएँ। जो सब्सिडी की हम लोग बात करते हैं, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ की जा सकती है सब्सिडी। हालांकि इंडिया ने $10 बिलियन का सब्सिडी दिया है, बट $10 बिलियन तो एक छोटी सी फैक्ट्री को सेटअप करने में लग जाते हैं। सेमीकंडक्टर की जो फैक्ट्री होती है बहुत एडवांस होती हैं। ठीक है, तो लेकिन हम लोग थोड़ा प्राइवेट सेक्टर वगैरह को यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे टाटा कंपनी ने इंटरेस्ट दिखाया है सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह में, तो वो सारी चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, ठीक है, कुछ इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलके जो है हम कुछ ना कुछ माहौल यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो इस समय एचसीएल के जो चीफ हैं, डायरेक्टर हैं, वो स्पेस मिनिस्ट्री से आते हैं, और वो एक साइंटिस्ट हैं। लेकिन यहाँ पे हमें साइंटिस्ट नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए एक ऐसा पर्सन जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को समझता हो। तो ऐसे ही हम लोग आदमी को डायरेक्टर बनाएंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा। यहाँ पे एक वर्ड का यूज़ किया गया है, मूर। ठीक है, मोर देन मूर। मूर क्या होता है? मूर इज एक्चुअली लॉ, इसे मूर्स लॉ कहते हैं। मूर लॉ ये कहता है कि हर 18 मंथ्स के अंदर जो हमारे सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं, इनके अंदर नंबर ऑफ कंडक्टर्स वुड बी डबल डबल हर 18 महीने में। तो 25 दिन में पैसा डबल हो रहा था, 21 दिन में हो रहा था। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 18 महीने में जो सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं उनके ऊपर सर्किट्स आर गोइंग टू बी डबल। तो लेकिन इस समय वो डबल से भी ट्रिपल हो रहे हैं। तो मूर्स लॉ इज एक्चुअली नॉट वेरी परफेक्टली एप्लीकेबल देयर, बट उसके बारे में इन्होंने थोड़ा सा बात किया है कि भई आने वाले समय ऐसा होगा जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत फास्ट ग्रोथ करेगी, तो हमें पुराने तरीके से काम नहीं करना है। मतलब मूर बेसिस पे काम नहीं करना है, उस लॉ पे काम नहीं करना है, उसे एक स्टेप आगे लेके जाना है। क्योंकि सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है, जो चिप मेकिंग इंडस्ट्री होती है, वो डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत क्रूशियल होता है। जितना छोटा आपका आईसी होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट होगा, जितना छोटा आपका चिप होगा, उतना ही ज़्यादा और एडवांस होगा, उतना ही ज़्यादा एडवांस मिसाइल्स और सैटेलाइट्स आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए।
तो इसके बारे में इतना ही काफ़ी था। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अच्छा लगा है तो वीडियो पे लाइक वगैरह करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।